स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज के वीडियो लेक्चर में। हम लोगों ने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो को कंप्लीट कर दिया था। आज का ये वीडियो होने वाला है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की क्वेश्चन आंसर के ऊपर। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सटर्नल एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशान, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये सारा क्वेश्चन है आपको फर्स्टली खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं बने तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, अगर बन भी जाता है तो आप एक करेक्शन के लिए इस वीडियो को जरूर से देखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए और सारे लिखे हुए चीज को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको एक ब्लैंक, आपको यहाँ पे जो आपने स्टोरी से कॉन्सेप्ट जो लिया उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे भरना है। उसका लोकेशन, लैंड यूज कितना होता है, मार्केट क्या है, नियरेस्ट टाउन, ये सारा सब कुछ आपको उसमें बताना है। तो वो काफी इजी है, आई होप आप उसे कर लेंगे। अगर तब भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट में आस्क करें। तो हम सीधा चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मैंने आपको बताया था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में दो प्रकार का मैं आपको बताया था, मल्टीपल क्रॉपिंग और एक बताया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मैंने बताया था कि HYV सीड्स यूज होता है और भी फर्टिलाइजर्स, प्लेंटी ऑफ वाटर। जो डिफरेंस ट्रेडिशनल सीड और HYV सीड्स में मैंने बताया था वही पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ये छुट्टी है कि आपको यस लिखना है, यस आई एग्री, क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें बहुत सारा इनपुट चाहिए, यानी बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी चीजें? इट नीड्स HYV सीड्स, फॉर कल्टीवेशन के लिए HYV सीड्स की जरूरत होती है। इट नीड केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इसे केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। वहीं अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड होता है उसमें जो है मेन्योर, नेचुरल मेन्योर की यूज की जाती है, ना कि ये सारे केमिकल के। और उसमें जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में हम लोग को थोड़ा सा ही पानी में इरिगेशन के लिए चाहिए, लेकिन इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। और चौथा क्या? इट नीड मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सारा सब कुछ आपको इनपुट में डालना होगा। थ्रेसर, हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर मशीन और भी बहुत सारे चीज। तो आप इसके अलावा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ यही 4 पॉइंट होगा, इसके अलावा भी पॉइंट हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी का स्प्रेड पालमपुर में है वो फार्मर्स को कैसे मदद करता है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में आपको बताने की कोशिश की है। इलेक्ट्रिसिटी इनेबल्ड द यूज ऑफ ट्यूबवेल्स विच इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? इनेबल कर देता है यूज ऑफ ट्यूबवेल्स का आप यूज कर सकते हैं, एक पंप का आप यूज कर सकते हैं जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? शॉप्स, सुगर केन मशीन्स, small scale industries and computer centers were introduced by the farmer to get the supplements income। यहाँ पे आप फार्मर्स को काट लीजिएगा, इसकी जगह आप इलेक्ट्रिसिटी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए शॉप खोलिएगा तो वहाँ पे लाइट की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना होगा नहीं। सुगर केन मशीन्स भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलेगा नहीं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा योगदान होता है। और कंप्यूटर सेंटर में तो कंप्यूटर तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब ही नहीं है कंप्यूटर का।
हम देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? क्या ये जरूरी है कि जो इरिगेशन, मतलब यहाँ से आप समझिए ये पूरी लाइन से कि कल्टीवेशन का जो लैंड एरिया है उसको बढ़ाना जरूरी है जरूरी, तो क्यों? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये जो पॉपुलेशन है ये विलेज पालमपुर में, मान लीजिए कि ठीक है सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ का पॉपुलेशन फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन जब आप इसे कंट्री लेवल में सोचिएगा तो यहीं से तो ट्रेड होके जाता है, मैंने आपको इस चैप्टर में बताया। उसी प्रकार से अगर लैंड एरिया बढ़ेगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं होगा तो पॉपुलेशन तो बढ़ते रहेगा अपने कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट क्या उससे भी ज्यादा रेट से वो बढ़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन को घटाते जाइएगा या कांस्टेंट कर दीजिएगा तो सारे लोगों को फुलफिल नहीं हो पाएगी, सारे पॉपुलेशन को। इसीलिए ये जरूरी है कि इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाना ये जरूरी है। तो अब आंसर हम पढ़ लेते हैं। मोर एरिया अंडर इरिगेशन वुड लीड टू मोर yield और प्रोडक्शन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ज्यादा अंडर इरिगेशन होगा तो इससे क्या होगा, मोर यील्ड होगा। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, कर लीजिए कितना एक ईयर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन जो होगा वो सारे लोगों तक फुलफिल हो पाएगा अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। और ज्यादा यील्ड से, ज्यादा प्रोडक्शन से मोर इनकम टू द फार्मर्स। देखिए फार्मर्स की ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो वो पूरा तो खाएंगे नहीं, ज्यादा बेचेंगे तो उनकी ज्यादा इनकम होगी और इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। आपको एक टेबल बनाना है जहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको बताया था उसी से आपको एक टेबल बनाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक प्रकार का ऐसा टेबल बना दीजिएगा बॉक्स टाइप का, ठीक है, आधा डिवाइड कर दीजिएगा। ये साइड जो है आप दे दीजिएगा लैंड, ठीक है, लैंड कितना है हेक्टेयर में आप दे दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज आप दे दीजिएगा। उसके बाद आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा लैंड कितने लोगों के पास था, 60 फैमिलीज के पास था। कितना था आपको लिख देना है, मोर देन 2 हेक्टेयर एंड सम ऑफ देम आर 10 और मोर देन 10 हेक्टेयर। ये बात आपको इसके सामने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है 240 फैमिली कर देना है, ठीक है, 240 फैमिली। और आपको यहाँ पे दे देना है कि उनके पास 2 और 2 से कम हेक्टेयर का लैंड है, ये आपको लिख देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो बाकी बचा 150 फैमिली उसको यहाँ पे लिख देना है कि वो लैंडलेस है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का टेबल आपको बना लेना है, काफी इजी है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? आपने डाला का स्टोरी पढ़ा, मैंने बताया था। सबसे पहले तो आप अपने वो जो मैंने सारा वीडियो लेक्चर बनाया है उसको देखिए, उसके बाद आप इस पे अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। डाला का स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि जो 300 गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है पर डे का वेज, लेकिन उसे मिलता था 160 रुपीज। क्यों मिलता था? क्योंकि वहाँ पे हैवी कंपटीशन ऑफ वर्क था। जहाँ पे कंपटीशन हाई होगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आईआईटी का कंपटीशन बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन कितने कम का होगा। यानी ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन तो क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा वेज में, ज्यादा वर्कर होंगे तो वेज में गिरावट होगा, सो वेजेस वर डिक्रीज। आपका 7वां क्वेश्चन है कि आपको टॉक करना है लेबरर से, 2 प्रकार के लेबर से
टॉक करना है लेबरर्स, एक फार्म लेबरर्स होंगे और एक जो कंस्ट्रक्शन पर वर्क करते हैं। दोनों के वेज को आपको कंपेयर करना है और क्या क्या चीजें उन्हें मुसीबत डिफिकल्टीज आती है, ये सारा कुछ पे आपको डिबेट करना है। ऐसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक सोशल एक्टिविटी के नजर से इम्पोर्टेंट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन थ्रू सेम लैंड, एक्सप्लेन। मैंने ये आपको बताया था कि कैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो सेम लैंड यानी फिक्स्ड लैंड से। मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर्स इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग करके आप इंक्रीज कर सकते हो प्रोडक्शन को। और कोई भी जगह खाली छोड़े, आप सारा जगह को लैंड कल्टीवेट कीजिएगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और लैंड इज कल्टीवेटेड, नो लैंड वैकेंट यानी खाली। ड्यूरिंग खरीफ सीजन में आप मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे लगाया जाता था ज्वार बाजरा, ठीक है, कल्टीवेशन पोटैटो के बाद। ठीक है, आपको ये पूरा जो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का आपको रेफरेंस पालमपुर से ही लेके बताना है। ठीक है, ये क्या करते थे, ज्वार बाजरा खरीफ सीजन में कब लगाते थे, पोटैटो के कल्टीवेशन के बाद। विंटर सीजन में रबी लगाते थे, रबी क्रॉप व्हीट लगाते थे, और एक शुगर केन भी लगाते थे जो कि मिक्स्ड फार्मिंग में आता। आप एक पॉइंट और भी दे सकते हो कि मिक्स्ड फार्मिंग करके भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट है, ये सभी के लिए इरिगेशन सिस्टम चाहिए, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम चाहिए, तभी आप इंक्रीज कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, क्या चीज, इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। तो हमने 8th क्वेश्चन को कर लिया। अब बारी आती है 9th क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड और स्मॉल होल्डिंग। आपको डिस्क्राइब करना है वर्क ऑफ फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से लैंड कम है, 1 हेक्टेयर है या उससे भी लैंड कम है, उसका क्या काम होता था, उन फार्मर्स के क्या काम होते थे, उनको आपको डिस्कस करना है। तो आंसर देखिए, द फार्मर्स विथ स्मॉल लैंड ऑफ 1 हेक्टेयर नीड्स लेस कैपिटल टू प्रिपेयर हिज लैंड। उन्हें अपने लैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए तो कम ही चाहिए। जिनके पास 10 हेक्टेयर है और जिनके पास 1 हेक्टेयर है, तो किसको कम खर्च में ही कल्टीवेशन हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो 1 हेक्टेयर का लैंड होगा जिसके पास। लेकिन उनके पास तो उतने भी अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो पाते थे, इसलिए वो HYV सीड्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, जानवरों से प्लोइंग करवाते थे, यानी आप इसे टिलिंग कर सकते हो। लेकिन जो अमीर लोग रहते हैं, लार्ज फार्मर्स रहते थे, वो इसके लिए मशीन से कराते थे। ठीक है, और लेस यहाँ पे कर दीजिए, लेस अबाउट, नो मशीन, लेस केमिकल, और बहुत ही कम मशीन्स का यूज, ना के बराबर होता था, क्योंकि उनके पास मशीन खरीदने के पैसे ही नहीं थे। नहीं तो रेंट देने के, मशीन भाड़ा पे भी लाए तो रेंट के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स, और थोड़ा सा ही केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, और ज्यादा करते थे नेचुरल मैन्योर, क्योंकि ये खाद उन्हें कम पैसे में ही अफोर्ड हो जाता था। और वो इरिगेशन खुद से हाथ से ही कर लेते थे, हाथ से मैनुअली, या मान लीजिए कोई बकेट से, ये सारा सब, उसके लिए वो मशीन सब नहीं इस्तेमाल करते थे। ये सारा काम करने के लिए उनके फैमिलीज मेंबर भी उनको मदद करते थे। ठीक है, हार्वेस्टिंग के समय, सोइंग के समय, और यही सारा वर्क जो था वो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड या स्मॉल होल्डिंग लैंड वाले फार्मर्स का वर्क होता था। और जो प्रोडक्शन होती थी वो 1 हेक्टेयर लैंड से वो ज्यादातर वो जो कंज्यूम कर लिया जाता था उनके फैमिली से, क्योंकि 1 हेक्टेयर से कितना प्रोडक्शन होगा, वो फैमिली जो बचा थोड़ा बहुत तो वो बेच देते थे, जिससे उनका एक्सपेंडिचर जो अलग अलग रहता था वो हो जाता था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, विच नन
फार्म एक्टिविटीज आर प्रैक्टिसाइज्ड इन पालमपुर में कौन कौन से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दिया, डायरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट। देखिए आप अब क्लास 9th में आ गए तो आपको खुद से क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आप उसके मार्किंग के हिसाब से लिखिए। अगर यही क्वेश्चन आपके 5th मार्क्स के आएंगे, मान लीजिए ये 5th मार्क्स के आते हैं, तो बस आप ये 5 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लिखने से नहीं होगा। ये सारा का 2-2 पॉइंट कम से कम आपको ये सारा का 2-2 पॉइंट लिख देना है कि इसे मिल्क प्रोडक्ट्स, बेफेलोज, ये सबसे एक्सट्रैक्ट होता था, ये शाहपुर यहाँ ट्रेड होता था। यहाँ पे आप मिश्री लाल का स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में एग्जांपल दे सकते हैं, शॉपकीपिंग का भी देख सकते हैं, एक करीम कोचिंग कंप्यूटर सेंटर का भी दे सकते हैं, और एक साष्टांगा। ये सारा सब कुछ आपको खुद से ऐड करना है, क्योंकि आप एक क्लास के तो स्टूडेंट रहे नहीं, आप क्लास 9th के स्टूडेंट थे। और जो बाकी क्वेश्चन है 11th, 12th, 13th, 14th, वो आपके कॉन्सेप्ट पर है, वो सारे के आंसर वेरी करेंगे। तो जैसा मैंने आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट दिया है, बस आपसे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर तब भी आपको परेशानी आएगी तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि वो भी बता दूं, लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता दिया। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। तो हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं हम अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, keep learning. Thank you for watching the video. Have a nice day and always keep smiling.